गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको व्यवसाय अध्ययन या बीएम पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 2 व्यवसायिक संगठन के स्वरूप ये चल रहा है। कल हमने साझेदारी व्यवसाय उसके लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था। हमने उसके 3 लक्षण पढ़े थे। तो साझेदारी व्यवसाय के हमने 3 लक्षण पढ़े थे। पहला, इसको एक बार हम पुनः रिवाइज करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो व्यवसायिक संगठन में साझेदारी स्वरूप भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय जो साझेदारी अधिनियम है 1932, तो जो साझेदारी या पार्टनरशिप है वो कानून भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा संचालित माना गया है, द्वारा शासित है। साझेदारी कानून समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आता है। साझेदारी या पार्टनरशिप जो कानून है वो समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आती है, जिसमें विभिन्न साझेदारों के मध्य संबंध, लाभ एवं हानि को बांटने एवं व्यवसाय के संचालन के तरीकों को निश्चित किया गया है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा साझेदारी में क्या कानून है, साझेदारों के मध्य क्या संबंध रहेंगे, उनको कितना लाभ है, कितना हानि होगी, व्यवसाय का संचालन क्या होगा, व्यवसाय के संचालन के तरीके क्या होंगे। विशिष्ट बात तो ये है कि व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। साझेदारी व्यवसाय है या कोई अन्य व्यवसाय है, वो व्यवसाय की श्रेणी में तभी माना जाता है जब वह वैधानिक हो, कानूनी हो, गैर कानूनी न हो, और उसके संचालन का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। साझेदारी का उद्देश्य ही लाभ कमाना है। जब कोई दो व्यक्ति यदि धर्मार्थ के लिए, यदि कोई दो व्यक्ति धर्मार्थ के लिए या धर्म के लिए कोई ट्रस्ट या धर्मशाला खोलते हैं और उसमें फ्री सेवा देते हैं, तो उसे हम साझेदारी नहीं मान सकते। देयता, तो पहला लक्षण हमने कल पढ़ा, आज पढ़ लिया है स्थापना। पहला लक्षण है स्थापना। दूसरा लक्षण है देयता। देयता यानी अपनी सभी देनदारी के लिए जो साझेदार होते हैं, समस्त साझेदार हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। देयता, फर्म के जो साझेदार होते हैं बेटा, उनका दायित्व होता है वो असीमित होता है। यदि व्यवसाय में ऋण की आवश्यकता होती है तो वह असंगठित या संगठित क्षेत्रों से ऋण प्राप्त करता है, और यदि वह साझेदारी व्यवसाय डूब जाता है तो ऋणों के भुगतान के लिए जो साझेदार होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं। इसके अतिरिक्त वे ऋणों को चुकाने के लिए व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। ऋणों को चुकाने के लिए व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, दोनों रूप से जिम्मेदार होंगे। संयुक्त रूप से प्रत्येक साझेदार ऋण भुगतान के लिए उत्तरदायी है। संयुक्त रूप से प्रत्येक साझेदार ऋण के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, और वह प्रत्येक व्यवसाय में अपने हिस्से के अनुपात में योगदान करेगा, और वह प्रत्येक व्यवसाय में अपने हिस्से के अनुपात में योगदान करेगा और उस सीमा तक देनदार होगा। तो इसके अंतर्गत यदि व्यवसाय में यदि देनदारी बाकी रह जाती है साझेदारी व्यवसाय में, तो व्यवसाय की देनदारी का भुगतान करने के लिए उस साझेदार को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, उसे उत्तरदायी माना जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में साझेदार अन्य साझेदारों से उनके हिस्से की देनदारी की बराबर राशि वसूल कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब वह साझेदार है वो अपने अन्य साझेदारों के साथ अपने हिस्से की देनदारी के बराबर राशि भी वसूल कर सकता है। तो उसे यदि संपत्ति, अपने व्यक्तिगत संपत्ति को बेचान करने और ऋण चुकाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो उसे अन्य साझेदारों से उनके हिस्से की देनदारी के बराबर राशि वसूल करने का भी अधिकार। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा संचालित है, जिसमें हमने कल बिंदु पढ़ा था स्थापना। दूसरा है देयता। तीसरा है जोखिम वहन करना। व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाने के लिए, व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाने के लिए, क्योंकि साझेदारी व्यवसाय वो एक टीम का रूप में होता है जिसमें समस्त साझेदारों का व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी होती है।
तो जोखिम को साझेदारी वहन करता है, जो हानि होती है उसको भी वहन करता है, और जो प्रतिफल के रूप में लाभ होता है वो आपस में बांट दिया जाता है। तो जोखिम वहन करना, व्यवसाय चलाने के लिए, साझेदारी व्यवसाय चलाने के लिए समस्त साझेदार अपनी व्यक्तिगत पूंजी है, परिसंपत्ति है, वो अपने व्यवसाय में लगाते हैं, अपनी संपत्ति, अपने संसाधन, अपने आर्थिक स्रोत, अपने वित्तीय स्रोत को व्यवसाय में लगाते हैं और जोखिम वहन करते हैं। इससे जो प्रतिफल होता है उसे वे आपस में एक तय अनुपात में बांट लेते हैं, लेकिन उसी अनुपात में वे हानि को भी बांटते हैं। तो व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाने से उत्पन्न जो जोखिम को होता है उसे साझेदार वहन करते हैं। इसके प्रतिफल के रूप में जो उन्हें लाभ प्राप्त होता है उस लाभ को भी वे एक तय अनुपात में बांट लेते हैं, लेकिन यदि हानि होती है बेटा तो हानि को भी वो तय अनुपात के अनुसार बांटना पड़ता है। निर्णय लेना एवं नियंत्रण, निर्णय लेना और नियंत्रण। तो तीसरा हमारा बिंदु था जोखिम वहन करना, जोखिम वहन करना, जो मैंने अभी आपको समझाया है। चौथा बिंदु है निर्णय लेना और नियंत्रण, निर्णय सही समय पर सही निर्णय लेना, निर्णय लेना एवं नियंत्रण, निर्णय लेना एवं नियंत्रण। तो साझेदारी में क्या होता है, निर्णय वो आपसी सहमति से, आपसी सहयोग से मिलजुल कर दिन प्रतिदिन कार्यों के बारे में निर्णय लिए जाते हैं और नियंत्रण करने के उत्तरदायित्व को निभाया जाता है। निर्णय उनकी आपसी राय से ली जाती है। अंततः साझेदारी फर्म के कार्यों के प्रबंधन में उन सभी का योगदान रहता है। तो निर्णय है वो सामूहिक रूप से होते हैं, साझेदारी आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं और नियंत्रण में उत्तरदायित्व को निभाते हैं। निर्णय उनकी राय से लिए जाते हैं, अतः साझेदारी फर्म के कार्यों में प्रबंधन में उन सभी का योगदान रहता है। तो साझेदारी फर्म के कार्यों में प्रबंधन में निर्णय लेने और सामूहिक रूप से साझेदारी में निर्णय लिए जाते हैं सामूहिक रूप से, और सामूहिक रूप से नियंत्रण प्रक्रिया में भी भागीदारी निभाई जाती है। तो सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं और सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं और सामूहिक रूप से ही फर्म के कार्यों में सभी का योगदान रहता है। तो फर्म के कार्यों में सभी का योगदान रहता है। निरंतरता, कंटिन्यूटी, निरंतरता, पांचवा बिंदु है निरंतरता। हम साझेदारी व्यवसाय के लक्षणों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो निरंतरता, कंटिन्यूटी बनी रहती है। कैसे बनी रहती है? साझेदारी की व्यवसाय की निरंतरता बनी रहती है। यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, वो अवकाश ले ले या दिवालिया हो जाए या पागल हो जाए, तो उसकी साझेदारी समाप्त हो जाती है। लेकिन जो बाकी अन्य साझेदार होते हैं वो नए समझौते के आधार पर व्यवसाय को चालू रख सकते हैं। मान लो व्यवसाय में यदि कोई एक साझेदार, उसकी साझेदार की मृत्यु हो जाए, वो पागल हो जाए, वो दिवालिया हो जाए या अवकाश ग्रहण कर ले, तो बाकी के साझेदार उसके बाद नए समझौते करके अपने व्यवसाय को कंटिन्यू या निरंतर जारी रख सकते हैं। तो साझेदार, एक साझेदार की मृत्यु से अन्य साझेदारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो नए समझौते के द्वारा उस साझेदारी व्यवसाय को चालू रख सकते हैं, निरंतर रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। तो साझेदारी में व्यवसाय की निरंतरता की कमी रहती है, क्योंकि साझेदार की मृत्यु अवकाश ग्रहण करने या दिवालिया होने या पागल होने के बाद में यह समाप्त हो जाती है। उसकी व्यवसाय की निरंतरता में कमी हो जाती है, लेकिन व्यवसाय समाप्त नहीं होता, निरंतरता में थोड़ी कमी आ जाती है। लेकिन उस साझेदार के बदले यदि कोई नया साझेदार आ जाए और नए समझौते के द्वारा वो भी नए उस साझेदारी व्यवसाय में शामिल हो सकता है, जिससे क्या होता है, व्यवसाय कभी समाप्त नहीं होता और व्यवसाय वो चालू रहता है। यदि 5 साझेदार है, यदि यदि एक साझेदार की मृत्यु हो जाए या वो पागल हो जाए या अवकाश ले ले या दिवालिया हो जाए, तो बाकी 4 है वो आपस में नए समझौते के द्वारा अपने साझेदारी व्यवसाय को चालू रख सकते हैं, अपने साझेदारी व्यवसाय को टू बी कंटिन्यू निरंतर रख सकते हैं। सदस्यता,
किसी साझेदारी प्रारंभ करने के लिए सदस्यता के लिए क्या है, इसके प्रारंभिक लक्षणों में या इसके जो लक्षण उसमें सदस्यता का जो लक्षण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सदस्यता, सदस्यता किसी भी साझेदार व्यवसाय के लिए कम से कम न्यूनतम 2 सदस्य, न्यूनतम 2 सदस्य आवश्यक है, न्यूनतम 2 सदस्य। कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी साझेदारी की फर्म में अधिकतम सदस्यों की संख्या 100 हो सकती है, अधिकतम 100 हो सकती है। तो किसी साझेदारी को प्रारंभ करने के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना आवश्यक है। यदि 2 नहीं रहेंगे तो वो एकल व्यवसायी हो जाएगा, उसे हम साझेदारी व्यवसाय नहीं कह सकते। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार तो इसकी धारा 464 क्या कहती है, किसी साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 हो सकती है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 100। कंपनी अधिनियम 2014 के नियम 10 के अनुसार वर्तमान में किसी भी साझेदारी संगठन में अधिकतम 50, वर्तमान में साझेदारी संगठन में, वर्तमान में साझेदारी संगठन में अधिकतम 50 सदस्य, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 50 सदस्य हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है, साझेदारी के लिए न्यूनतम है वो 2 सदस्य होने आवश्यक है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अधिकतम 100 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में कंपनी विविध नियम 2014 के अनुसार उसकी धारा 10 क्या कहती है, वर्तमान में किसी भी साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 50 सदस्य है वो माने जाते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2014 के अनुसार इसकी धारा 10 कहती है कि वर्तमान में किसी भी साझेदारी अधिनियम को चलाने के लिए, किसी भी साझेदारी संगठन को चलाने के लिए अधिकतम 50 सदस्य है वो हो सकते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार किसी भी साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 हो सकती है। वर्तमान में कंपनी अधिनियम के तहत साझेदारों की अधिकतम संख्या वो 50 है, 50 हो सकती है। तो सदस्यता के बारे में मैंने आपको बता दिया। सदस्यता न्यूनतम संख्या 2 हो सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार उसकी धारा है वो 464 कहती है कि साझेदारी फर्म में साझेदारी की अधिकतम संख्या वो 100 हो सकती है, किंतु वर्तमान में कंपनी नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार वर्तमान में किसी साझेदारी संगठन में अधिकतम 50 सदस्य है वो हो सकते हैं। वर्तमान में किसी भी साझेदारी संगठन में अधिकतम 50 सदस्य है वो रिक्वायर्ड है या 50 संगठन है वो हो सकते हैं। एजेंसी संबंध, साझेदारी की परिभाषा इस तथ्य को रेखांकित करता है कि इसमें व्यवसाय में सभी साझेदार मिलकर या फिर सभी की ओर से कोई एक साझेदार चला सकता है। तो साझेदार की परिभाषा इस तथ्य से परिभाषित होती है कि इसके व्यवसाय को सभी साझेदार मिलकर चलाते हैं या सभी की ओर से कोई एक साझेदार चला सकता है, या तो मिलकर चलाते हैं उसे एजेंसी संबंध, एजेंसी संबंध जिसके तहत उस साझेदारी व्यवसाय को सभी साझेदार मिलकर चला सकते हैं या फिर सभी की ओर से कोई एक साझेदार चला सकता है, या सभी की ओर से एक साझेदार चला सकता है, सभी की ओर से एक साझेदार चला सकता है। तो सभी साझेदार मिलकर चला सकते हैं उसे, और सभी की ओर से एक साझेदार भी चला सकता है। फिर सभी की ओर से कोई एक साझेदार चला सकता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक साझेदार एजेंट भी होता है और स्वामी भी होता है। उस व्यवसाय को वो सभी की ओर से खुद भी चला सकता है और सभी साझेदार मिलकर भी चला सकते हैं, यानी सारे साझेदार मिलकर उस व्यवसाय को चला सकते हैं और सभी की ओर से
4 या 5 जो साझेदार है वो यदि एक व्यक्ति एक साझेदार पर सारा उत्तरदायित्व देते हैं तो वो एक व्यक्ति भी उन सभी की ओर से उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उस साझेदारी व्यवसाय को चला सकता है। इसलिए साझेदारी व्यवसाय में जितने भी जो स्वामी होती हैं वो साझेदार भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। वो सभी साझेदार मिलकर उसे व्यवसाय को चला सकते हैं, सभी की ओर से एक साझेदार एजेंट के रूप में उसे चला सकता है। तो वह दूसरे साझेदारों का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल करता है, दूसरे साझेदार का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए क्योंकि वह रिप्रेजेंटेटिव होता है दूसरों का, इसलिए वह एजेंट भी हो सकता है और अपना स्वामी भी हो सकता है। उसके कार्यों से अन्य साझेदार आबद्ध हो जाते हैं, यानी कि अन्य साझेदारों ने उस एक अमुक साझेदार को अपने समस्त उत्तरदायित्व को सौंप दिया है, तो वह एक साझेदार अपने साझेदारी की तरफ से, अपने पार्टनरशिप की तरफ से समस्त कार्यों के लिए वह अधिकृत होता है, वह प्रमुख एजेंट होता है और स्वामी भी होता है। प्रत्येक साझेदार है वो स्वामी भी होता है और एजेंट भी होता है। तो स्वामी भी है तो वह स्वामी भी होता है और एजेंट भी होता है। तो प्रत्येक साझेदार है वो स्वामी भी है और साझेदार है वो एजेंट भी है, स्वामी भी है और एजेंट भी है। तो प्रत्येक साझेदार है वो स्वामी भी है, मालिक भी है और प्रत्येक साझेदार है वो एजेंट भी है तथा उसके कार्यों से अन्य साझेदार आबद्ध हो जाते हैं। प्रत्येक साझेदार स्वामी भी होता है और दूसरे साझेदारों के कार्यों से आबद्ध भी हो जाता है, दूसरे साझेदारों के कार्यों से वह जुड़ भी जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया है ये 6 बिंदु बताए, एजेंसी संबंध, सदस्यता के बारे में आपको बता दिया। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार किसी भी साझेदारी व्यवसाय को शुरू करने के लिए न्यूनतम 2 सदस्य होते हैं। अगर दो ही नहीं होंगे तो वो एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय हो जाएगा। तो कम से कम 2, अधिकतम 100। लेकिन जो कंपनी अधिनियम है, नियम 2014 के अनुसार इसकी अधिकतम संख्या है, साझेदारी संगठन में अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अतिरिक्त निरंतरता की कमी तो रहती है, क्योंकि यदि कोई साझेदार मर जाए, उसकी अवकाश ले ले, या पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसकी साझेदारी समाप्त हो जाती है। और बाकी साझेदार चाहे तो नए समझौते के द्वारा अपने साझेदारी व्यवसाय को शुरू रख सकते हैं, चालू रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त निर्णय लेना और नियंत्रण, साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदार आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं, अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए आपस में निर्णय लेते हैं और नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व निभाते हैं। निर्णय में उनकी आपसी राय है वो ली जाती है। अतः साझेदारी फर्म के कार्यों में प्रबंधन में उन सभी का योगदान रहता है। जोखिम वहन करना, व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाने से उत्पन्न जोखिम को साझेदार वहन करता है। तो व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाने के लिए, जोखिम के रूप में चलाने के लिए जो साझेदार है वो जोखिम आपस में साझा करता है और जो प्रतिफल होता है। तो व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाने के लिए, जोखिम को चलाने के लिए, जोखिम से व्यवसाय को चलाने के लिए वो साझेदार है वो समस्त रूप से आपस में मिलजुल कर जोखिम उठाते हैं और जो भी लाभ होता है उसे आपस में बांट लेते हैं। तो वे आपस में एक तय अनुपात में लाभ को बांट लेते हैं, लेकिन यदि हानि होती है तो उस हानि को भी वो आपस में बांटते हैं। तो जोखिम वहन करना, जैसे मैंने आपको बताया, व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाने के लिए जोखिम को साझेदार वहन करते हैं, जोखिम को रिस्क उठाते हैं, रिस्क लेते हैं, और यदि जोखिम के परिणाम स्वरूप यदि लाभ होता है तो वो समस्त लाभ है वो समस्त साझेदारों में बराबर बढ़ जाता है। यदि इसी अनुपात में यदि हानि होती है तो उस हानि को भी आपस में बांट लिया जाता है। देयता की मैंने आपको बताया था, फर्म में समस्त साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियां लगती है, इसलिए वो यदि ऋणों की देनदारी हो जाती है तो समस्त ऋणों को चुकाने के लिए वो साझेदार समस्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। यहाँ तक कि ऋणों को चुकाने के लिए कई बार साझेदारों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को बेचना पड़ता है। साझेदारों को अपनी देयता को चुकाने के लिए अपने खेत, अपना मकान, अपना घर, अपना प्लॉट, अपना
चल अचल संपत्ति अपना सोना चांदी है वो गिरवी रखना पड़ता है या बेचना पड़ता है अपनी देयता को चुकाने के लिए, अपनी परिसंपत्तियों को चुकाने के लिए। व्यवसायिक में देनदारी का भुगतान करने के लिए भी साझेदार, व्यवसाय में यदि देनदारी हो जाए, व्यवसाय में यदि उसके ऊपर किसी प्रकार का ऋण हो जाए तो ऋणों को चुकाने के लिए भी साझेदार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में वह अन्य साझेदार के उनके हिस्से में देनदारी की बराबर राशि वसूल कर सकता है। जोखिम वहन करना, जैसे मैंने आपको कहा है कि कोई भी व्यवसाय की तभी श्रेणी में आता है जब हम जोखिम उठाते हैं, रिस्क लेते हैं। कोई नया व्यवसाय, नया उद्योग, नया उद्यम, नई इकाई, नई फैक्ट्री लगाते हैं, उसमें जोखिम रहता है। इसलिए यदि जोखिम के परिणाम से यदि लाभ होता है, यदि जोखिम के परिणाम स्वरूप यदि हमें लाभ प्राप्त होता है तो समस्त साझेदार आपस में बांट लेते हैं। यदि इसी अनुपात में जोखिम के अतिरिक्त जोखिम में यदि लाभ होता है तो उसे भी साझेदार बांट लेते हैं, और इसी अनुपात में यदि जोखिम के परिणाम स्वरूप हानि होती है तो उसे भी समस्त साझेदार आपस में बांटते हैं। तो जोखिम वहन करना, व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाने में जोखिम को साझेदार वहन करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें जो लाभ प्राप्त होता है उसे भी वो आपस में बांट लेते हैं। लेकिन इसी अनुपात में वे हानि को भी बांटते हैं, इसी अनुपात में हानि को भी बांटते हैं और लाभ को बांटते हैं। तो मैंने जो बच्चों आपको पढ़ाया है ये 6 बिंदु, इनको आपको लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।